Hello everyone, myself Dr. Noorja. I am Associate Professor of Political Science from MS College बीकानेर। मैं आज आपको BA पार्ट 1 के क्लास में आज हम सेकेंड यूनिट शुरू करते हैं पेपर फर्स्ट का। और इसमें सेकेंड यूनिट में हम क्या है कि राज्य की उत्पत्ति सिद्धांत, द रीजन थ्योरी ऑफ स्टेट, इस सब का अध्ययन करेंगे। और इसमें बहुत सारी स्टेट थ्योरी है। सिलेबस को अगर आप खोल कर देखेंगे तो मैंने शुरुआत के क्लासेस में आपको सिलेबस नोट करवाया था, उसी के अंतर्गत हम द रीजन थ्योरी ऑफ स्टेट में सोशल कॉन्ट्रैक्ट या सामाजिक समझौता सिद्धांत पढ़ेंगे आज। और सामाजिक समझौता सिद्धांत क्या है और इसमें इसके विचारक या इसके प्रणेता कौन कौन रहे, और सामाजिक समझौता सिद्धांत के अंतर्गत विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई थ्योरीज को हम किस एंगल से पढ़ते हैं, किस एंगल से आपको बताते हैं, इस पर आज आपके साथ चर्चाएं करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि इससे पूर्व की कक्षाओं में जो मैंने यूनिट फर्स्ट आपको पढ़ाया था, जिसमें हमारा जो टॉपिक था कि राज्य राजनीति विज्ञान का अर्थ, राजनीति विज्ञान के क्लासिकल और मॉडर्न अप्रोच, व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद, राजनीति विज्ञान का सामाजिक विज्ञानों के साथ संबंध, ये टॉपिक हम कर चुके हैं। और इसी सिलेबस के क्रम में आज हम सेकंड यूनिट के फर्स्ट टॉपिक पर आपके साथ बात करेंगे। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि मैंने राज्य उत्पत्ति सिद्धांत में सामाजिक समझौता सिद्धांत के बाद नेक्स्ट लाइन जो लिखी है वो हॉब्स, लॉक, रूसो है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो फर्स्ट पॉइंट डाल के मैंने हॉब्स लिखा है। अब मैं जो आपसे बात करूँगी वो ये है कि राज्य उत्पत्ति सिद्धांत के संबंध में बहुत सारे सिद्धांत पाश्चात्य विद्वानों ने स्थापित किए। भारतीय राजनीतिक विद्वानों ने भी राज्य उत्पत्ति सिद्धांत पर अपनी चर्चाएं की है। मनु, कौटिल्य, शुक्र, जो हम सेकंड पेपर में पढ़ेंगे, उसमें ये इस पर हम वहाँ भारतीय कंट्रीब्यूशन को उस समय वहाँ चर्चा में लेंगे। लेकिन आज जो हम थ्योरी सिद्धांत पढ़ेंगे उसके अंतर्गत देखो बहुत से सिद्धांत जो प्रचलित हैं वो है, जैसे देवीय उत्पत्ति सिद्धांत है, शक्ति सिद्धांत है, पैतृक सिद्धांत है, मात्र सत्तात्मक सिद्धांत है, ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत है, और सामाजिक समझौता सिद्धांत है। हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हम सामाजिक समझौते सिद्धांत पर आपसे आज बात करेंगे। हाँ, सामाजिक समझौता सिद्धांत का जैसे ही नाम आया, जो बच्चे पहले से पूर्व राजनीति विज्ञान पढ़ चुके हैं उन्होंने निश्चित रूप से इसे पढ़ा होगा। और जिन बच्चों के लिए ये विषय नया है उनको ये बता दिया जाए कि जहाँ भी सामाजिक समझौता सिद्धांत का नाम आता है वहाँ हॉब्स, लॉक, रूसो, ये 3 विद्वान रहे हैं, इनका नाम निश्चित रूप से आता है। और हर एक विद्वान ने इसमें एक बात जो सामान्यतः कॉमन है वो ये है कि जितने भी ये तीनों विद्वान जो हैं उन्होंने क्या किया है कि ये बताने का प्रयास किया है कि किस तरह से सामाजिक व्यवस्थाएं थी, किस तरह की व्यवस्थाएं विद्यमान थी, और उन व्यवस्थाओं से निजात पाने के लिए या उन व्यवस्थाओं को लगातार रखने के लिए किस तरह से लोगों ने आपस में समझौता किया, और उसी समझौते के परिणाम स्वरूप राज्य की उत्पत्ति हुई है। हॉब्स, लॉक, रूसो ये बताने का प्रयास करते हैं। इसी के अंतर्गत मैं सबसे पहले आपको हॉब्स बताती हूँ। हॉब्स का जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है वो बच्चों 5 पार्ट में विभक्त है। मानव स्वभाव, प्राकृतिक अवस्था, तीसरा पॉइंट समझौते के कारण, चौथा पॉइंट स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे समझौते का स्वरूप, और 5वां पॉइंट जो है वो हम संभवतः नेक्स्ट क्लास में ले पाएंगे समय की पाबंदी के अंतर्गत, ठीक है। अब इसमें जो हमारा हॉब्स का मानव स्वभाव है, हॉब्स ये कहता है कि मनुष्य क्या है, बहुत लोभी है, झगड़ालू है, स्वार्थी है, भय, दुख उसे घेरे रहता है, युद्ध,
संघर्ष उसके जीवन की प्रवृत्तियां हैं, और अनंत या असीमित इच्छाएं रखना उसकी आदत में है। अर्थात संक्षिप्त रूप में ये कहा जा सकता है कि हॉब्स जो हैं वो मानव स्वभाव को लोभी, झगड़ालू, स्वार्थी, भय, युद्ध, संघर्ष, बहुत सारी इच्छाएं रखने वाला, दुखों में वृद्धि करने वाला, हर एक तरफ संघर्ष आदि आदि, इस तरह की स्थितियों को बनाए रखने वाली प्रवृत्ति मानव स्वभाव में। अब एक नज़र में अगर हम ये देखें कि जहाँ ये इतनी सारी प्रवृत्तियाँ हों, वहाँ माहौल या वातावरण क्या हो, ये एक स्वाभाविक सी बात है। इसीलिए सेकंड स्टेप पर प्राकृतिक अवस्था। हॉब्स ये कहता है कि जब मनुष्य की उत्पत्ति ज़मीन पर हुई तो उस समय वो जिस अवस्था में रहता था वो प्राकृतिक अवस्था थी, और वो क्योंकि उस समय जनसंख्या कम थी, जो साधन थे वो भी उतने ही थे जितनी जनसंख्या थी, साधनों को इकट्ठा करने की प्रवृत्ति मनुष्य में नहीं थी, और वो अपनी आवश्यकता के अनुसार अपनी पूर्ति कर लेता था। वहाँ तक प्राकृतिक अवस्था बहुत अच्छी थी। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य में इकट्ठा करने की प्रवृत्ति, संजो कर रखने की प्रवृत्ति आई, तब क्या हुआ कि उसका जो स्वभाव था वो झगड़ा, लोभी वगैरह हो गया, और उसी का परिणाम, उसी का रिजल्ट ये हुआ कि जो प्राकृतिक अवस्था का वातावरण था वो मत्स्य न्याय में तब्दील हो गया। मत्स्य न्याय से तात्पर्य है कि समुद्र में जो बड़ी मछली है वो छोटी मछलियों को खाकर अपना जीवन यापन करती है। तो यहाँ पर क्या, शक्ति, माइट इज राइट, यानी जिसके पास शक्ति है उसके पास सारी व्यवस्थाएं सिमटती जा रही थी, और इस सिमटती व्यवस्थाओं के अंतर्गत हॉब्स ये कहता है कि चारों तरफ लूट खसोट, संचय करने की प्रवृत्ति, संघर्ष और युद्ध की परिस्थितियां व्याप्त हो, और मनुष्य का जो जीवन था वो क्या हो गया, एकांकी, दीन, अपवित्र, पाशविक और क्षीण होता जा रहा था। ये प्रवृत्तियां प्राकृतिक अवस्था में व्याप्त हो गई थी। इन परिस्थितियों के अंतर्गत मनुष्य हमेशा अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा था। इस असुरक्षित माहौल को ख़त्म करने के लिए लोगों ने क्या किया, आपस में समझौता किया। उन्होंने कहा कि ये जो प्राकृतिक अवस्था है वो अब असहनीय हो गई है। उस असहनीय प्राकृतिक अवस्था का अंत करने के लिए अब हमें आपस में समझौता कर लेना चाहिए ताकि हम अपना जीवन जी सकें। ये थे समझौते के कारण, यानी इस असहनीय प्राकृतिक अवस्था का अंत करने के लिए जो आपस में लोगों ने समझौता किया, हम उसे राजनीति विज्ञान में सामाजिक समझौते के नाम से पढ़ते हैं। ठीक है। अब जब समझौता हुआ तो समझौते में क्या क्या बात रखी जाएगी। जाहिर सी बात है कि मनुष्य का स्वभाव लोभी, झगड़ालू, ये सब कुछ है। ऐसे में जब वो समझौता करेगा तो जाहिर सी बात है कि उस समझौते में वो क्या करेगा, अपने आप को सुरक्षित रखने की बात कहेगा। हॉब्स ये कहते हैं कि उसका मनुष्य है वो इतना झगड़ालू, लोभी और संघर्ष को झेलने वाला और संघर्ष को बनाए रखने वाला व्यक्ति है कि अब जब उसे उसका जीवन ही जब दांव पर लग गया है तब उसने समझौते की स्थितियों को उजागर किया। अब जब समझौते की स्थितियों को उजागर किया जहाँ उसके अपने स्वार्थ हैं तो ये निश्चित है कि समझौते के स्वरूप में भी उसकी स्वार्थ स्थितियाँ नजर आती हैं। और मैंने एक स्क्रीन पर इन्वर्टेड कॉमा में लिखा भी है कि देखो, वो कहता है कि मैं अपने ऊपर शासन करने का अपना अधिकार उस व्यक्ति अथवा
जनसभा को इस शर्त पर सौंपने की स्वीकृति देता हूँ कि तुम भी अपने सब अधिकार उसको सौंपोगे। और इस तरह उसने सब और इस तरह उसने सभी कार्यों और उसके सभी कार्यों को स्वीकृति दोगे। यानी वो कहता है कि मैं अपना जीवन सुरक्षित करना चाहता हूँ, इसलिए मैं अपने अधिकार उस व्यक्ति या जनसभा को देता हूँ जो मेरे पे शासन करेगा, मुझे संयमित रखेगा। लेकिन तुम भी अर्थात दूसरे लोग भी उस समझौते में शामिल हो, तब मैं अपने ये अधिकार उसको देता हूँ। अर्थात इस समझौते में एक व्यक्ति नहीं, जो प्राकृतिक अवस्था के जितने व्यक्ति हैं वो सब इस समझौते में सम्मिलित होंगे, ऐसा हॉब्स का मानना है। अर्थात हॉब्स का मनुष्य बहुत लालची, झगड़ालू, स्वार्थी है, इसीलिए प्राकृतिक अवस्था दूषित हुई, जिसे वो मत्स्य न्याय का नाम देता है। इस मत्स्य न्याय व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए, जीवन को जीने के लिए लोगों ने मजबूर होकर आपस में सामाजिक समझौता किया। और इस सामाजिक समझौते को स्थापित करने के लिए वो कहता है कि सारे जितने भी प्राकृतिक अवस्था के लोग हैं वो सब इस समझौते में शामिल होंगे। और वो कहते हैं कि मैं अपने सारे अधिकार उस व्यक्ति को या उस जनसभा को देता हूँ जो हम सबको संचालित, नियमित और संयमित रखने का कार्य करेगी। ये है हॉब्स का सामाजिक समझौता। इस सामाजिक समझौते का एक अंतिम जो कड़ी है वो बचती है कि राज्य का स्वरूप क्या होगा, नवीन राज्य क्या होगा। इसके बारे में मैं अगली क्लास में चर्चा करूँगी। आज के लिए इतना, धन्यवाद।